बैकएक जो है हेडेक के बाद दूसरी कॉमन बीमारी है और यहाँ तक कहा जाता है कि हर 5 लोगों में से 4 को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी बैकएक होगा। और 21st सेंचुरी में एक तरीके की एपिडेमिक है और दुनिया की पहली जो 10 बीमारियां हैं उनमें से तीसरे नंबर पर बैकएक है और 8वें या 9वें नंबर पे गर्दन का दर्द है। बैकएक अगर आप देखें, ये बीमारी जानवरों में नहीं होती है क्योंकि वो 4 पैरों से चढ़ते हैं। ये बीमारी है हमारे इवोल्यूशन की। हम 2 पैरों पे चलना चालू हो गए तो जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारा लगने लगा, वियर एंड टियर होने लगा और जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वो सारा का सारा वेट को बियर करता है। तो वियर एंड टियर और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बैकएक सबसे ज़्यादा बीमारी हो गई और ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा है। अगर आप देखें तो कमर का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर बोन्स होती हैं, बोन्स के साथ मसल्स हैं, डिस्क है और इन्हीं का जो वियर एंड टियर है वो बैकएक देता है। नॉर्मली ये जो बीमारी है 5वें डेकेड्स के बाद होती है, मतलब 50 के बाद। कॉमन 35 से 55 साल की उम्र के बीच में होती है और डीजनरेशन इसका सबसे बड़ा कारण है। नॉर्मली अगर हम देखें तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है बैड पोस्चर और दूसरी है इंजरी डायरेक्ट गिर जाना, चोट लग जाना, ये है। और अगर इनको ब्रॉडली हम देखें तो जो कॉमन कॉज हैं वो है, एक तो सबसे बड़ा डीजनरेशन, दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, तीसरा है इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेटरी बीमारियां और लास्ट में हड्डी के कैंसर्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूमर्स हैं। लेकिन जो मेन कारण है वो सबसे बड़ा कारण है किस तरीके से आप किस तरीके की हैवी वर्क में आप जुड़ते हैं। बहुत से लोगों का जो प्रोफेशन होता है हैवी वर्क में होता है, जहाँ पे वेट को लिफ्ट करना, ट्विस्ट होना, टर्न होना, पुल एंड पुश है, ये सारी चीज़ें उनको वियर एंड टियर करती हैं और इसके कारण बैकएक सबसे ज़्यादा होता है। और ये कभी कभी डीजनरेशन की जो प्रोसेस है जो नॉर्मली 50 साल के बाद चालू होती है, उसको उनके प्रोफेशन और पॉस्चर के कारण बहुत अर्ली स्टेज में भी चालू हो जाता है। अब तो यहाँ तक है कि ये बीमारी यंग एज में भी देखने को मिल रही है, 20 से 25 साल से भी चालू हो जाती है। नॉर्मली पेशेंट को कमर में दर्द होता है और कई बार क्या होता है, ये कमर में दर्द पैरों में भी जाता है और उसके साथ पैरों में सूनापन, झुंझुनाहट और कई बार यहाँ तक कि पैरों में कमजोरी हो सकती है। पेशेंट्स की चलने की डिस्टेंस कम हो जाती है और कंप्लेन करता है कि जब मैं चलता हूँ तो 5-10 कदम चलने के बाद मेरे दोनों पैरों में थकावट आ जाती है और मेरे को बैठना पड़ता है, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। और कुछ पेशेंट्स में यहाँ तक जब ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है तो उनके दोनों पैरों में कमजोरी के साथ साथ पेशाब और पखाने का कंट्रोल तक ख़त्म हो सकता है। जो सबसे ज़रूरी बात है मरीजों के लिए, उनको ये बात समझनी चाहिए, कमर दर्द तक अगर है 2 हफ्ते तक तो ठीक है। अगर कोई भी दर्द जो कमर का दर्द 2 हफ्ते से ज़्यादा का है या कमर से दर्द पैरों में जा रहा है और उसके साथ पैरों में चलने की जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है और किसी भी तरीके की कमजोरी आ रही है या पेशाब और पखाने का कंट्रोल खत्म हो रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर को मिलें और बताएं। बैकएक की डायग्नोसिस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सबसे पहले टेस्ट है एक्सरे के बाद जो सबसे बढ़िया टेस्ट है वो है MRI। उसमें न केवल हड्डियां दिखाई देती हैं, उसमें नर्व्स भी हैं, कॉर्ड भी है, मसल्स भी दिखाई दे सकती हैं, किसी भी तरीके की सूजन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। और तीसरा है CT स्कैन और सबसे लास्ट जो है वो बोन स्कैन इसलिए बहुत ज़रूरी है, कई बार मरीज की कमर में कैंसर हो सकता है और ये कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों चीज़ों को बहुत जल्दी क्विकली डिटेक्ट कर लेता है। बैकएक 3 तरीके से ट्रीटमेंट इसका संभव। बहुत अर्ली स्टेज में, जिसे हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, पेशेंट्स को बेड रेस्ट जो करीब 7 से 10 दिन का होता है, साथ में ड्रग्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, हीट है और इनसे करीब 30% पेशेंट्स इन्हीं से ही ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनका लोकल बैकएक है। लेकिन जिन पेशेंट्स में दर्द कमर से पैरों में आने लगे और चलने की डिस्टेंस कम होने लगे, पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म होने लगे, ये वो पेशेंट हैं जिनको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़रूरी बात है वो पेशेंट जिनमें ये सिम्टम हैं उनको नियर बाई अपने किसी स्पाइनल सर्जन को दिखाना चाहिए क्योंकि वो कैंडिडेट हो सकते हैं सर्जरी के।
और इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो टाइम की है। अगर आप इसको सही टाइम से नहीं दिखाते तो कई बार क्या होता है कि आपके हाथ पैरों में जान तक जा सकती है, पावर ख़त्म हो सकती है और सर्जरी के बाद ठीक ना हो। तीसरी और एक तरीका है जो हम पेन प्रोसीजर्स बोलते हैं। जो 30% पेशेंट्स हैं जिनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है, 30% ऐसे हैं जिनको सर्जरी की शुरू से ही ज़रूरत होती है। 40% जो बीच के पेशेंट्स हैं वो कंजर्वेटिव जब फेल हो जाता है, जिसमें कमर दर्द है वो आराम करने से, फिजियोथेरेपी से, हीट से या ड्रग से ठीक नहीं होता, उनको पेन प्रोसीजर कहते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। उसमें ओजोन डिस्क सर्जरी है, लेज़र डिस्क सर्जरी है, उसके बाद आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस हैं, और अब तो लेटेस्ट एक और टेक्नोलॉजी आ चुकी है हिंदुस्तान में जिसको हम हाइड्रोजेट थेरेपी कहते हैं। इन सब में पेशेंट्स को बिना चीरफाड़ किया जाता है और आधे घंटे का प्रोसीजर होता है और 2-3 घंटे बाद पेशेंट जा सकता है। अब हम बात अगर करें सर्जरी की, तो सर्जरी में भी आप सर्जरी ओपन सर्जरी से कन्वर्ट होके मिस जिसे बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, इसमें हो गई। इसमें चीरा बहुत छोटा सा होता है, हार्डली 2 सेंटीमीटर का। ऑपरेशन करने के बाद दूरबीन से एंडोस्कोप से सर्जरी होती है और सर्जरी के आप 6 घंटे बाद चलना अलाउड और 24 घंटे बाद आप घर जा सकते हैं। बहुत से पेशेंट सर्जरी से डरते हैं और उनका डरना मैं समझता हूँ थोड़ा सा ठीक भी है। कई बार वो सोसाइटी में देखते हैं कि सर्जरी की गई है, पैरों में जान खत्म हो गई सर्जरी के बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 10-15 सालों में सर्जरी में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादातर सर्जरी माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप से होती है और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है जिसमें कि टिश्यू डैमेज बहुत कम होता है और जिसमें आप 24 घंटे के बाद जा सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि सर्जरी से अब डरने की ज़रूरत है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप किसी सर्जरी के लिए जाते हैं, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर देखें कि वो कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो डे टू डे लाइफ में ये रोज़ सर्जरी करते हैं, चांसेस ऑफ किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन उनके हाथों में बहुत कम होते हैं। तो इसलिए सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है सर्जरी की तो ज़रूर कराना चाहिए। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि स्पाइन सर्जरी किसे करनी चाहिए, न्यूरो सर्जन या आर्थो सर्जन या स्पाइन सर्जन। मेरा अपना मानना है कि आर्थो सर्जन और न्यूरो सर्जन कोई भी कर सकता है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो डॉक्टर कितना ट्रेंड है। आज की तारीख में एक स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट हो गया जिसमें न्यूरो सर्जन भी हो सकता है, आर्थो सर्जन भी हो सकता है, और वो इतना ट्रेंड है, उसके लिए डेली एक्टिविटीज़ हैं सर्जरी करना, वहाँ पे जाके ज़रूर कराएं। और जो प्रोफेशनल, चाहे वो आर्थो सर्जन हो या न्यूरो सर्जन है, इन सर्जरीज को डे टू डे बेसिस पे करता है। चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं। तो दोनों में से कोई कर सकता है। कौन बढ़िया ट्रेंड है वो ये बहुत मैटर करता है। एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इलाज से ज़्यादा जरूरी है सावधानियाँ। और अगर बैकएक से बचना है तो बड़ा सिंपल सा है। नंबर 1, आप अपने पॉस्चर को बहुत बढ़िया रखिए। ओबेसिटी यानी मोटापे से दूर रहिए। ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कारण है बैकएक का। कैसे आपने सोना है, बैठना है तो बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें, ड्राइविंग करनी है तो बहुत लॉन्ग ड्राइविंग ना करें, और आप अगर टेबल कल्चर है जिसमें आपको सिटिंग काफ़ी देर करनी है तो उसको ब्रेक्स में करें। एक्सरसाइज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एकदम से जंप ना कर जाएं बहुत ही विग्रस एक्सरसाइज के लिए। अभी आप ट्रेन नहीं है, पहले वार्म अप होइए, स्लो एक्सरसाइज में कीजिए। और अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो आप इससे काफ़ी कुछ अपने सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि कीप एक्टिव, कीप योरसेल्फ मोबाइल। आप जितना चलते फिरते रहेंगे और काम करते रहेंगे उतना इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे।